मेरा नाम राकेश हंडू है। अभी जंतर मंतर पे भी एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में क्या घटनाएं घटी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सिलसिलेवार घटनाएं क्या थी। और मैं बता दूं, अशोक कुमार, राकेश कुमार जी एंड जगमोहन जी के साथ में 1992 में एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में भी साथ रहे। इन्होंने भारतीय सेनाओं को रास्ता भी दिखाया। उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या आगे की मतलब जो घटनाएं हैं किस क्रम में है और आगे की रणनीति क्या है। आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री जी ने कि जिन्होंने 11 मार्च को ये पिक्चर अभी रिलीज़ की है और देश के लोग 130 करोड़ लोगों को पता चल गया कि हमारे साथ क्या त्रासदी हुई है। एक चीज़ और क्लैरिफाई करूँगा मैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों को ये चीज़ें मालूम नहीं थी। वो कितना भी मखोड़ा पहन ले, जब 2007 में 2006 में बेटा कराटे को छोड़ा गया था, हमने एक प्रोग्राम किया था, मैं आपके पिक्चरें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमने आज तक पे ये कार्यक्रम किया था कि हमारे कातिल को जिंदा छोड़ दिया और क्यों नहीं हुई हमारे कातिल को सज़ा। उसमें हम रमेश तिक्कू, जो सतीश तिक्कू जी के बड़े ब्रदर हैं, उनको भी बुलाया था। तो उसके बाद में जब वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू हमने आवाज़ उठाई थी। उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे उस टाइम दीपक चौरसिया जी, मैं आपको फोटो में शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जब वहाँ से भी हम निराश हुए, सरकारें जगी नहीं, तो 2017 में हमारे कुछ समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारे जो कातिल है उनकी फाइलें खोली जाए। तो वहाँ हमें वापस निराशा के साथ वापस आना पड़ गया और हमारे वकील ने वहाँ पे आर्गूमेंट किया कि भाई अगर 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, अगर उनका केस आप मतलब कर सकते हो, तो कश्मीरी पंडित तो वहाँ पे रिजेक्शन ये आई कि आपका 27 साल पुराना केस है। तो निराशा तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास पहले कश्मीर फाइल से पहले नहीं किए, बट कश्मीर फाइल से ये हो गया कि जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ या मीडिया के थ्रू मैं आज सामने आ रहा हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है कि कोई भी सरकार ये नहीं बोल सकती कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। जब जब हम गए, जंतर मंतर पे भी गए, कोर्ट में भी गए, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ टाइम पहले हम लोग इस पे भी डिबेट कर रहे थे कि मेरे को लगता है क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, तो यहाँ की सरकार चाहे कोई भी हो, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है। उनके लिए वोट बैंक है जी राम मंदिर का मुद्दा, ठीक है जी। अब एनआरसी में यहाँ पे शाहीन बाग में लोग बैठे, आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हो। उसके बाद में जब उनको वहाँ से उठाया गया, उसके ऊपर आज तक कानून नहीं बना है। 370 वहाँ पे हटा गया, बैकडोर से डोमोसाइल लाया गया। तो बेसिकली क्या है कि ये ड्रामाबाजी हो रही है, कुछ नहीं हो रही। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, मैं अपने समाज के लोगों को भी बोल रहा हूँ, ये पिक्चर जब तक है तब तक है, जब पिक्चर स्क्रीन से उतर जाएगी वही हाल होगा। ये मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस। अब आप बताइए कि मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले एक स्पीच दिया, वो तो नागपुर में बैठे हुए, क्या हुआ उसका रिजल्ट? 7 नॉन कश्मीरी हिंदुओं पे हमले हुए, सीआरपी के ऊपर हमला हुआ, एक हमारा देश का सिपाही शहीद हो गया। हमारे कश्मीरी पंडित जो 32 साल से कश्मीर नहीं छोड़ा है, उनका मैं इंटरव्यू दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। उसका भाई बोलता हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। ये हमें वहाँ बसाने की वादे कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जो 32 साल से एक मेडिकल शॉप चला रहा है वहाँ पे, उसका भाई कल स्टेटमेंट दे रहा है ऑन रिकॉर्ड्स कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनकी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पे है। यहाँ जो शमशान घाट है उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पे मकान बना लिए, वहाँ जहाँ हमारे कश्मीरी पंडितों को जलाया जा रहा है। ये क्या दोहरा मुखड़ा है? कुछ वहाँ के मुसलमान उठ के बोलते हैं कि भाई साहब हमारे कश्मीरी पंडित तो भाई हैं। एक भी आदमी निकला क्या जो अभी कश्मीरी पंडित को के ऊपर हमला हुआ है, जो 32 साल से वहाँ पे रहा? जब बिंद्रू को मारा गया वो भी 32 साल से वहाँ पे नहीं निकला था। तो क्या गारंटी है कि हम वापस जाएंगे वहाँ पे सेफ रहेंगे? हम इनको बोल रहे हैं जोनोसाइड आप डिक्लेयर करो। मोदी जी विवेक अग्नि जी को बुला रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, हमारे अमित शाह जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जोनोसाइड का आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जबकि आप एक सिग्नेटरी हो जोनोसाइड में? उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? तो ये कोई चुनावी मुद्दे हैं जी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हमें कोई उम्मीद नहीं है, चाहे कोई भी सरकार कितने भी दावा ठोक दे। आज की डेट में हमारे जितने नेता है, वो नेता इसीलिए बनाए गए, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाए गए। इन्होंने हमारे समाज में इतनी फूट डाल दी, वही अंग्रेजों की राजनीति, डिवाइड एंड रूल। हम इतने नपुंसक लोग हैं कि 100 साल हमारे यहाँ पे अंग्रेज राज करके गए, हमने मुगलों के नीचे काम किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दीज पीपल, कदार है, जयचंद है हमारे,
यहाँ पे देश में रह रहे। तो मुद्दा ये है कि कुछ नहीं होना है। 32 साल का सतीश टिक्कू का भाई बेचारा 2007 में भी कोर्ट में गया था। आप बताइए, अगर आज बेटा कराटे बोल रहा है जी ऑन रिकॉर्ड्स मैंने 20 लोगों को मारा है, क्या 19 लोग आए हैं सामने मीडिया के? 2007 में भी रमेश टिक्कू सामने आया। अब कश्मीर फाइल्स के बाद में भी अब जब केस वापस से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वहां पे लॉयर गया, उसके साथ वहां पे कोर्ट में बदतमीजी की कि जज को इंटरवीन करना पड़ गया। अब हम इनको अपील कर रहे हैं कि या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अरे यार आप जाके हाथरस का केस क्या बोलते हैं उसको, सोलो मोटो या क्या भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लॉयर नहीं हूँ, उसके बेसिस पे आप रात को 12 बजे कोर्ट खोलते हो और जो भी वहां पे कन्विक्ट थे उनको सजा दे रहे हो। और बेटा कराटे जो ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा है, आज उनके बताओ आप, आज फिंगरप्रिंट्स होंगे वहां पे, आज जो इसके साथ हथियार पकड़ा गया वो होगा वहां पे, आज वहां पे कोई गवाह खड़ा होगा क्या? आप बताइए मुझे। कुछ नहीं होना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तो 32 साल से तारीख। सतीश टिक्कू की माँ, जब मैं लास्ट टाइम उससे मिलने गया था, मैं भी आपको फोटो शेयर करता हूँ, वो बेचारी परलोक चली गई है, इसके पिताजी बेचारे परलोक सजे। वो 22 साल का लोंडा मारा गया यार, ये तो 32 साल का, अगर इसको कल सजा भी होती है, ये शर्म है हमारी जुडिशरी के ऊपर, ये शर्म है हमारी देश की सरकार के ऊपर। 32 साल उसका माँ और बाप इसी आशा में कि हमारे बेटे के कातिल को सजा मिलेगी, वो बेचारे स्वर्गवास चले गए हैं। यही इंसाफ हो रहा है हमारे साथ में। सतीश टिक्कू जी की माता जब आप मिले उनसे क्या पूछ रही थी आपसे? वो यही बोल रही थी कि तेरा दोस्त जिसने मारा उसको सजा हुई क्या? मुझे शर्म आ गई, मेरी आंखें नम हो गई उस टाइम पे। मैं क्या जवाब दूं? मेरा जिगरी था, मेरा भाई था, मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड्स बता रहा हूं। ये हमें मिलता, हम उसको ढूंढने गए थे, इसका फैसला हम वहीं पे कर देते। उसके बाद मैंने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में इसीलिए ज्वाइन किया कि जिसने इतने कश्मीरी पंडितों को, हो सकता सतीश के बाद में बाकी जो इससे 40 लोग मारे हैं उनको बचा सकता था मैं। ये उस टाइम बीएसएफ के सामने सरेंडर किया या पकड़ लिया, वो तो उनको ही पता होगा। कहने का मतलब ये है कि तारीख पे तारीख 32 साल के बाद भी चल रही है आज की डेट में। अरे जब आपने हाथरस के चक्कर में आप कोर्ट खोल सकते हो रात के 12 बजे, करो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 दिन 4 दिन 5 दिन में केस यहाँ दिल्ली रेफर करो। अगर गवर्नमेंट की आपकी विल है, मुझे नहीं लगता कोई कुछ होने वाला है। अब अगली 16 तारीख को हमारा यहाँ से वकील जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, वहां पे फिर अगली तारीख, तो तारीख 32 साल तो वो जी लिया, 8-10 साल और वो खिटका के दे। हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, हमारा जुडिशरी ऐसी है, लटका देगा वो। क्या होना है? कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लिख के लो मेरे से, जब तक गवर्नमेंट सीरियस नहीं होती है। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपके लिए? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि सोलो मोटो केस के ऊपर इसके एविडेंसेस हैं, इसने एक्सेप्ट किया हुआ ऑन रिकॉर्ड्स, उसके ऊपर हियरिंग कीजिए कोर्ट में, यहाँ पे केस ट्रांसफर कीजिए दिल्ली और इसको फांसी की सजा दे दीजिए। और क्या चाहिए? अब 32 साल के बाद में मैं उम्मीद क्या रख सकता हूँ? ये तो न्यायपालिका का काम आपने बताया, आप सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं? तो सरकार तो न्यायपालिका को प्रेशराइज कर सकती है ना कि भाई रास्ते तो निकाल सकते हैं। अगर योगी जी, विकास दुबे जिसने पुलिस वालों के ऊपर हमले किए, जो एक वहां का एक नामी गुंडा था, नामी कातिल था, हाँ, उसकी गाड़ी पलट सकते हैं ना रास्ते में। भाई इंसाफ देने के लिए तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अगर जुडिशरी हमारी नहीं कमजोर है, जुडिशरी की भी देखो गलती मैं नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि वहां सब लोग मिले हुए आपस में। उसका उदाहरण है जब मिस्टर बेंस जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खुद, आप सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लो, सब कुछ है, उनके साथ बदतमीजी की है वहां पे जो बेटा कराटे का वकील था, और जाके जज को इंटरवीन करना पड़ गया 16 तारीख की। हाँ, वहां से कोई उम्मीद नहीं है। आप बताइए 32 साल के बाद वहां पे प्रूफ रखा होगा। जिन लोगों ने इसका केस आर्ग्यूमेंट करने से मना किया, उस टाइम पे जो एनडी वानी का जजमेंट था, एनडी वानी ने बोला कि जो इसके ऊपर एफआईआर है उसके ऊपर 2 ही चीजें हैं, या फांसी की सजा या उम्र कैद। लेकिन प्रोसिक्यूशन डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा प्रूफ क्या, प्रमाण क्या हो सकता है? चोर भी मैं ही, सिपाही भी मैं ही, वकील भी मैं ही, जज भी मैं ही, सब कुछ तो वही है वहां, पुलिस भी मैं ही। पार्लियामेंट में कभी आपको पता चला कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया गया हो? मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूं। कविता एक साउथ इंडिया की है, आप गूगल कर लीजिए, मैं आपको अभी शेयर करता हूं। उसने पार्लियामेंट में 15 मिनट लेक्चर दिया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो त्रासदी हुई, उसके बाद में उसने ऑनरेबल चेयर का रेस्पेक्ट रखते हुए बेटा कराटे का मुद्दा उठाया कि उस कातिल को छोड़ा गया है। Unfortunate Indian governments, consecutive Indian governments could not read into it, because what happened in 1990 had continued. It was not a one-time thing, madam. After 1990, it was repeated again. In 91, there were attacks on the Pandits. 97, there were attacks on the Pandits. 98, and also in 2003.
Madam, it has been 25 years these Kashmiri Pandits have been driven out of their homeland. Madam, my sincere request is to seriously work on giving them a sense of justice. पैसे तो हम देते आ रहे हैं, उनके लिए हमने टेंट बनाए थे, इतने बढ़िया टेंट हमने बनाए थे मैडम, वहाँ hundreds of people died मैडम out of snake bites, hundreds of people died out of sunstroke, and hundreds of people died out of depression. Madam, that was the situation that we put them in. Their rehabilitation process, their tents were never of good facilities. But apart from that, apart from the money factor, madam, they should get a sense of justice. 700 people were killed, 700 Kashmiri Pandits were killed. And the official records say that 219 were killed. FIRs are very few. None of the FIRs have been ever followed up, madam, and nobody is arrested, madam. And if there is no single conviction in these 700 killings, and now we are asking them to go back, now we are saying that the government is committed to send them back, how do we assure their safety? And more than the safety, madam, how do we assure a coexistence? Is there a conducive situation where we want them to go back? How do we take care of that situation? This is an important issue that we all need to deliberate, madam, and arrive at a blueprint. Madam, we see many NGOs, many international think tanks, many groups, the UN-like groups, intervening in small issues. But it is a shock, madam. Nobody came to their aid. Even the media had ignored them very largely, madam. In the 25 years, Kashmiris, madam, irrespective of their faith, Hindu ho, Muslim ho, Sikh ho, ya Buddhist ho, madam, there were killings in the numbers of thousands. Yes. And they've suffered a lot due to endless cycle of violence, madam. This should come to an end. We should put an end to this issue, and this should begin by rehabilitating the Kashmiri Pandits as a step one. And madam, I request the attention of all the honorable members, as I just mentioned, that about 700 Kashmiri Pandits were killed, and none of them were, no conviction has happened. Yes. I would particularly want to point out to two cases here, madam. In 1990, a terrorist called Farooq Ahmad Dar, with your permission, I am taking the name, Farooq Ahmad Dar, alias Bitta Karate. He had accepted on record and in public forum, on television, he said he had killed about 20 people. The first person he had ever killed was a person called Satish Kumar, was a Pandit called Satish Kumar, and the young man was killed in February 1990, and his case has been registered in Srinagar under FIR number 2290, madam. But Farooq Ahmad Dar spent a few years in jail and was released on bail. While releasing him on bail, the TADA designated judge, Mr. N.D. Vani, had remarked, and I would like to quote the judge's words, madam. The court is aware of the fact that the allegations levelled against the accused are of serious nature and carry a punishment of death sentence or life imprisonment. But the fact is that the prosecution has shown total disinterest in arguing the case, which is in complete violation of Article 21 of the Constitution. Madam, I would just like to ask the central government here once. If the state government had not shown any interest in the prosecution, what was the central government doing? What was the Ministry of Home Affairs of the central government doing? And when Madam Kashmiri Pandits seeked some information under RTI, they said, the Central Home Ministry said, they have no information about this particular terrorist. Madam, how can't you have information about terrorists like this, who goes on record and says that I've killed so many people? Madam, other than that, I would like to highlight another case, madam. This is all, the idea of highlighting these cases is to, madam, regain some faith in the Kashmiri Pandits. I've interacted with many of them personally. When they want to go back, they only ask one question. कैसे जाएं, किस मुंह से लेके जाएं, हमारे कातिल तो वहां खुलेआम फिर रहे हैं. हम कश्मीरी पंडितों को क्या आश्वासन देंगे कि वो ओपनली बोल रहे हैं कि हमारे कातिल तो वहां खुला घूम रहे हैं? हम कैसे जाएंगे वहां पे? उसके बाद आडवाणी जी जब थे पार्लियामेंट में, उन्होंने 5 मिनट का उसके ऊपर लेक्चर दिया. हाँ, हमने एक बोर्ड कमेटी बनाई थी, हमने एक गठन किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फाइलें वही रह गई. मैं ध्यान से सुन रहा था जब कविता जी बोल रही थी, और मुझे स्मरण आया कि यहीं पर मेरे बगल में बैठे हुए सरकार के ही आज हिस्से हैं, संसदीय कार्य मंत्री के नाते, वे इस अंतरिम काल में जब सरकार न यूपीए की थी न हमारी थी, उस समय वे गृह मंत्रालय के ओर से जो स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष थे, और मुझे भी उसका एक हिस्सा बनने का अवसर मिला. और मुझे स्मरण है कि इसी विषय को लेकर के
जिसका उल्लेख आज विस्तार से कविता जी ने यहां पर किया है, उसी स्टैंडिंग कमेटी में शायद 2 दिन तक चर्चा चली और विस्तार से उस पर चर्चा चलने के बाद वो सारी बातें दोहराई गई जो कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में और सरकार की ओर से वचन किया गया था कि ये हम सब करेंगे और जितने सारे लोग माइग्रेंट्स के रूप में आज शरणार्थी बने हुए हैं अपने देश में, उनको वापस हम वहां पर पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि इस पर बहस करने की बजाय, आपस में और वाद विवाद करने की बजाय उस रिपोर्ट को लेकर के यहां पर लाया जाए और उसको फॉलो अप कैसे किया जाए और कैसे गृह मंत्री कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि आज जितनी बातें कही आज कविता जी ने, एक एक बात में वजन था और उसकी पुष्टि उस रिपोर्ट से भी होगी, जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय की समिति ने बनाई थी और जिसके कारण जिसका हिस्सा मैं भी हूं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस पर वाद विवाद न होकर के उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इस पर विचार किया जाए सरकार द्वारा। स्पीकर साहब ने सर हिलाया। अब ये कश्मीर फाइल्स के बाद में मुद्दा उठा है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मुद्दे नहीं उठे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कि उनको नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ, उनको नहीं पता बेटा कराटे कौन है। ये तो रिकॉर्ड पे, आज तो दुनिया गूगल कर लो, मैं आपको देता हूं, आप इस मेरे इंटरव्यू के साथ साथ चला लीजिए। आपको लगता है हिंदुस्तान ने कश्मीर फाइल देखने के बाद ये भावना जगी है, जो अब तक कश्मीरी पंडित कहे जाते थे अब उन्हें भारतीय हिंदू कहना शुरू कर दिया? नहीं, कश्मीरी पंडित तो देखो, एक कश्मीर में रहती है तो पंडित हो गए, कि हमारी सभ्यता जो है आज 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी। तो हमारा जो एक कल्चर था, क्योंकि हम कश्मीर में रहते थे, कश्मीर ऐसा नहीं है कि भारत का अटूट अंग नहीं है, बट कश्मीर का एक कल्चरली एक डिफरेंट है, तो इस वजह से कश्मीरी पंडित बोला जाता था। बट है तो सारे हिंदू ही, कश्मीरी हिंदू बोल लीजिए, कश्मीरी पंडित बोल दीजिए। और तीसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़ गया है। किस लिए छोड़ा? इस देश के लिए छोड़ा। हिंदू है इसलिए छोड़ा। हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे घर जलाए गए, हमारे रेप किए गए, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं मारी। हम आए, अलग अलग जगह पे देश के गए, हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने कभी पत्थर नहीं उठाया। उसका सिला हमें ये मिल रहा है। आप बताइए कि कश्मीरी पंडित क्या ऐसा नहीं है? कई मेरे जैसे लोग थे, आज किसी का घर उजड़ जाए, जो मेरे परदादा दादा ने वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बनाई थी हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए, वो हमसे छीन जाए, तो आक्रोश तो हमें भी आएगा। अगर उन लोगों ने पाकिस्तान या कश्मीर को सेपरेट करने के लिए बंदूक उठाई, उनको तो सेपरेट कंट्री चाहिए थी, तो हम भी तो अपने घर को बचाने के लिए बंदूक उठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं। हमने कलम को चूज किया, हमने गन को चूज नहीं किया। लेकिन अब आगे मेरे को लग रहा है सिचुएशन ऐसी आ रही है कि मेरे जैसे कई नौजवान हैं हमारी कम्युनिटी में, कि हो सकता है कल को हम मजबूर हो जाए पेन को छोड़ के गन उठाने के लिए। सिचुएशन उसी तरफ जा रही है। फिर हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा गन किसके खिलाफ उठानी है, क्योंकि उनको तो भारत के खिलाफ उठानी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट उठानी है। हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है कि हम गन उठाएं तो किसके खिलाफ उठाएं। सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क तो हमारे लिए यही है ना, किसके खिलाफ उठाएं। हम देशभक्त हैं, देश के खिलाफ तो जा नहीं सकते। हाँ, उनके खिलाफ उठ सकते हैं जिन्होंने हमें मारा है, जिन्होंने अभी हमारे कश्मीरी पंडित को अटैक किया है, जिन्होंने वहाँ पे नॉन कश्मीरी हिंदू जो बेचारे थे, चाहे वो कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई लेबर था, उनके ऊपर हमले कर दिए, पोस्टर निकाल दिए। वहाँ पे क्या परिस्थिति बदली है वहाँ पे। और कल सारे मीडिया पे आप देख लो, वहाँ पोस्टर बांटे गए। अब हमें भी डिक्लेयर कर दिया कि हम वहाँ से निकले हुए, वहाँ के हम बासिंदे नहीं हैं। ओपन पोस्टर में लिखा है कि मतलब कश्मीरी मुसलमान ही वहाँ का हकदार है, और उनको ये नहीं पता कि कश्मीरी मुसलमानों के भी पूर्वज कश्मीरी पंडित ही थे। और मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जब वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को फोर्सेबल कन्वर्जन हो रहा था, हमारे कश्मीरी पंडितों में जो बुज़दिल थे वो मुसलमान बन गए, और मेरे पूर्वज तो बहादुर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आज किसी भी पूछो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान से, तेरे पूर्वज का नाम बता दे, कश्मीरी पंडित थे वो। तो ये किसको बोल रहे हैं वहाँ पे कि हम बाहर के हैं? यही भाईचारे की आवाज आती है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस भेज दीजिए, और फिर उसी कश्मीर में पोस्टर लगते हैं कि कश्मीर के जो पंडित हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, इनको डिबेटों में पूछा जाता है कि एक बार आप बताइए कि बेटा कराटे टेररिस्ट था, इनकी जबान लड़खड़ाती। इनसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए यासीन मलिक टेररिस्ट था, इनकी जबान लड़खड़ाती है। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, वो जब माजिद हैदरी
जिसको ये लाते हैं टीवी के ऊपर बदतमीजियां करने के लिए, पहले तो हमारा मीडिया भी इतना टीआरपी के चक्कर में इन गद्दारों को लाती है डिबेट पे, जो खुलेआम हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, जो खुलेआम मोदी को, कांग्रेस को, सबको गालियां देते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाए। अच्छा, उनको जबान लड़खड़ा रही है, वो बोलते हैं जब यासीन मलिक को भी सजा ही नहीं हुई तो मैं उसको टेररिस्ट कैसे बोलूं? आपकी कांग्रेस ने तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, यूथ आइकॉन बना दिया। इंडिया टुडे ने तो उसको यहाँ पे यूथ आइकॉन बना दिया, गांधी के साथ में कंपैरिजन होने लग गया। आप बताइए, वो बोलते हैं बेटा कराटे को तो आपकी कानून ने आपके छोड़ दिया है 16 साल के बाद में, हम कैसे बताएं उसको टेररिस्ट? वो कन्विक्ट ही नहीं हुए। अगर हमारे देश में किसी के ऊपर एफआईआर होती है, हमारा देश का संविधान ये कहता है वो इलेक्शन लड़ सकता है, जब तक वो प्रूव नहीं हो केस, तो ये हमारे देश का संविधान, तो हम कहां गलत ठहरा सकते हैं उनको? बताइए, मैं कल मर्डर कर दूं, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए, उसके बाद में मेरे जमानत हो जाए, मेरा देश का कानून प्राविधान, यहाँ तो जेलों से भी इलेक्शन लड़ रहे लोग, नहीं लड़ा क्या? आप यूपी में ही जाके देख लीजिए, कितने लोग जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उनके अभी क्योंकि डिसीजन नहीं हो पाया, वो घोषित नहीं हुए कि वो कन्विक्ट है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ सकते। तो कहां बहस करोगे, किससे बहस करोगे आप? वो मानने को तैयार नहीं है वहां पे। आप बताइए, मिलिटेंट वहां पे आते हैं। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गवर्नमेंट की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वहां पे 150 के करीब इस टाइम पे एक्टिव मिलिटेंट है, जिसमें वो बोल रहे हैं जी 75 या 78 बाहर के मिलिटेंट है जो पाकिस्तान के हैं, बाकी लोकल है। ये रहते कहाँ है? कहाँ रहते हैं? खाते क्या है? कौन खिलाता है? आप बताइए ना। लोकल वहां की पब्लिक बोलती है जी हमारा कोई इनके साथ लेना देना नहीं है, हमें भी बंदूक दिखाते हैं। ये किनके घरों में रहते हैं? किनकी शय है? कौन खिलाता है? कौन पिलाता है? कौन रास्ते दिखाता है? आप बताओ, उसका जवाब दे देना वहां के लोग मुझे। कौन खिलाता है? कौन बसाता है उनको? वहां पे तो इनको दामादों की तरह रखा जाता है, हमने देखा हुआ अपनी आंखों से। यहाँ छोटी सी बात पर फतवा जारी हो जाता है, वहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि टेररिस्टों को खिलाते भी यही लोग। इसके ऊपर से एक गाना बना था, कश्मीर के लोगों ने ही बनाया था, हम ही मुजाहिद, हमें आर्मी, हम ही बीजेपी। तो यही लोग पुलिस भी है, यही लोग मुजाहिद भी हैं, यही लोग सपोर्टर भी है, यही लोग इन्फॉर्मर भी है, मरवाते भी यही लोग हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, वहां पे एक इंडस्ट्री चल रही है, पकड़वाने का भी इनाम यही लेते हैं, बसने के लिए जगह भी यही देते हैं, खाना भी अच्छे अच्छे पकवान यही खिलाते हैं, और मरवाते भी यही लोग हैं। तो ये इंडस्ट्री वहां चल रही है, ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी जब तक हम कश्मीरी पंडितों को वहां पे बसाया जाए एक जगह पे, हमें हथियार दिए जाए। हमें किसी को मारना नहीं है, बट हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ये तो कहती है कि अगर हमारे ऊपर कोई मारने आया, या कल जिस कश्मीरी पंडित के ऊपर हमला हुआ, अगर उसके पास में एक छोटी सी पिस्टल होती, पहली बात तो इनकी हिम्मत नहीं, मैं जानता हूं इस कौम को क्योंकि मैं एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में रहा हूं, ये पीठ पे वार करने वाले लोग हैं, ये छाती पे गोली चलाने का दम नहीं है इनमें, इनके हाथ में बंदूक आ गई, इसलिए ये शेर बनते फिर रहे हैं पिछले 32 साल से। मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी से बता रहा हूं, इनकी औकात नहीं है। मैंने देखा है, मैंने फेस किया है, मैंने इनको कहीं एनकाउंटर किया है, मैंने कहीं वहाँ पे क्रॉस फायरिंग में पार्टिसिपेट किया है, मैंने सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है, मुझे पता है इनकी औकात क्या है। लेकिन बात वही है कि जब तक कोई सीरियस कोई डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती है तब तक ये चलता रहे वहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस है, वहाँ पे ये चलता रहे। मैं बोल तो रहा हूँ, उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ।